आज हम लोग आईएससी क्लास 11 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, बोलो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या मतलब है इसका, बोलो। इकोनॉमिक्स में था, ईवीएस में था, 10 में। वो डेवलपमेंट जो इम्पोर्टेंट हो, नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है वो डेवलपमेंट जहां तुम प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स को फुलफिल कर दे रहे हो, साथ ही साथ तुम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रख रहे हो। इस टाइप ऑफ डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स फुलफिल हो जाए, एनवायरनमेंट में कुछ हार्म ना पहुँचे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ बचा हुआ रहे। इस टाइप ऑफ डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, इट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग माइनिंग कर रहे हैं कोई मिनरल का, तो ऐसे माइनिंग करें कि अपना प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स फुलफिल हो जाए, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हार्म ना पहुँचे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो मिनरल बचा हुआ रहे। इतना ज़्यादा माइन ना कर ले कि पूरा का पूरा खत्म हो जाए जो मिनरल्स है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को होने के लिए कुछ कंडीशंस है। What are the conditions that required to be followed in order कि तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं होता कि तुम यूज ही ना करो सामान को, नेचुरल रिसोर्सेज को तुम यूज ही ना करो, नहीं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन अ मैनर that does not degrade or diminish their usefulness for future generation। बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि तुम इस तरह से यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा हुआ रहे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड एट अ रेट विच डज नॉट एक्सीड द रेट ऑफ देयर जनरेशन। बोला फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तुम इस तरह से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करो कि उसका रिप्लेसमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 5 पेड़ काट रहे हैं तो हम 10 पेड़ उगा दे रहे हैं, क्योंकि बाय द टाइम ये 5 पेड़ कटेगा तो वो 10 पेड़ उग के उसका जगह ले लेगा, ये बोलने मांग रहा है। ठीक है, Sustainable development also requires that non-renewable resources are used in a manner that does not unnecessarily reduce their availability। फिर बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये भी बोला गया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करो कि वो पूरा तरह से डिप्लीट नहीं हो जाए। ठीक है, अभी जो रेट से हम लोग पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। Sustainable development should discard those activities which lead to the pollution of the environment। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बोला गया है वो एक्टिविटीज़ जिससे आपका इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, उस एक्टिविटीज़ को आप बंद कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिससे डेवलपमेंट तो हो रहा है बट साथ ही साथ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको तुम लोग ख़त्म कर दो, बंद कर दो। क्लियर हुआ पॉइंट? इसीलिए देखते हो कभी कभार कोई बिल्डर का प्रोजेक्ट रहता है कि यहाँ पर ये बनेगा वो बनेगा, इन्वायरमेंटलिस्ट लोग जाकर वहाँ पर धरना करने लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट अच्छा है ना भाई, बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, तो ये तो अच्छा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट इस डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचेगा, इस वजह से इस डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वही मीनिंग होता है कि अगर उस डेवलपमेंट से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँच रहा तो उसको रोक देना।
क्लियर पॉइंट। तो ये सब कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करना होगा, तो ही आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट फुलफिल कर सकते हैं। सर क्या ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट से ना मतलब है। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नया टर्म कहाँ से आ गया? तो ऐसे में तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। क्या रीज़न है क्यों हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इतना फोकस करते हैं? पहला जो रीज़न है नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट एज कॉमन हेरिटेज। देखो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है या इन्वायरमेंट है वो क्या सिर्फ हम ही लोग का जनरेशन के लिए है? वो क्या सिर्फ हम ही लोग का प्रॉपर्टी है? नहीं, ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट जो रहता है ये पूरा मैनकाइंड का और आने वाला जनरेशन का भी इसमें हक है। ठीक है, तो वो चीज़ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बहुत बड़ा जो है फॉरेस्ट है, तो वो फॉरेस्ट में सिर्फ हम लोग का अधिकार नहीं है कि हम लोग जो है अपना यूज़ के लिए उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, फ़ायदा उठा ले। नहीं, आने वाला जनरेशन के भी उसका जनरेशन के लिए भी उतना ही अधिकार है जितना हम लोग का इसके ऊपर अधिकार है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट सिर्फ हम लोगों का नहीं है बल्कि फ्यूचर जनरेशन का भी इसमें उतना ही हक है जितना प्रेजेंट जनरेशन का है। जैसे हम लोगों से पहले वाले जनरेशन हम लोगों के लिए ये सब बचा कर गए, तो हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग भी इसको बचा कर रखें। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो ये है, पहला रीज़न ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। दूसरा, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारा कंट्रीज़ इनडिस्क्रिमिनेट मतलब तेज़ी से फास्ट वे में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा? धीरे धीरे करके नेचुरल रिसोर्स एकदम ख़त्म हो जाएगा, और जितना ज़्यादा तुम रिसोर्सेज यूज़ करते हो उतना ज़्यादा पोल्यूशन भी तो जनरेट होता है। अभी ईवीज़ की तरफ सब क्यों भाग रहे हैं? पोल्यूशन कम जनरेट होता है ना? यही रीज़न अब सब ईवीज़ की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल ये सब से, देखो पहले क्या था, पेट्रोल डीजल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट होता था, तो सब गया सीएनजी की तरफ कि भाई सीएनजी से कम जनरेट होता है पोल्यूशन। अब उससे भी आदमी लोग क्या बोल रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे ईवी की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ। क्यों? क्योंकि डे बाय डे उन लोग अपना डिपेंडेंसी जो है पेट्रोल डीजल के ऊपर कम करने मांग रहे हैं, क्योंकि तेज़ी से पोल्यूशन राइज हो रहा है, और वही पोल्यूशन हम लोग को ही तो इफेक्ट कर रहे हैं ना। तो दूसरा है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप कंट्री जो है वो लोग तेज़ी से अपना नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं ग्रोथ के चक्कर में, और आहिस्ते आहिस्ते करके वो लोग का नेचुरल रिसोर्सेज का क्वांटिटी कम होते जा रहा है, और साथ ही साथ एयर और पोल्यूशन भी एयर और वाटर भी पोल्यूट होते जा रहा है। तो प्रेजेंट जनरेशन को चाहिए कि वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म डिस्टर्बेंस होने वाला है। ठीक है। तीसरा है यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के बहाने बलि चढ़ा दे रहे हैं। जैसे कि अपना कोलकाता का बात ले लो, पहले सॉल्ट लेक हो गया, राजारहाट हो गया, ये सब फॉरेस्ट एरिया था, है ना, ये सब प्रोटेक्टेड एरिया था। बट अभी हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे बड़ा बड़ा आईटी फर्म, बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल एरिया, ऑफिसेज बना दिए। अब डेवलपमेंट तो हो रहा है बट इस डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोगों को अपना नेचुरल रिसोर्सेज का कुर्बानी देनी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। डेवलपमेंट चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन दी क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। देखो इंसान का क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तुम एक बहुत बड़ा शहर में रह रहे हो लेकिन वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तुमको बीमारी हो जा रहा है 10, तो तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ख़राब रहेगा ना। मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बट पोल्यूशन के चक्कर में क्या होता है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, किसी का आँख खराब हो जा रहा है, किसी का स्किन डैमेज हो जा रहा है, किसी का लंग्स डैमेज हो जा रहा है। तो इसके कंपैरेटिवली वो इंसान जो गांव में रह रहा है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो फिट एंड फाइन है, तो वो बेटर हो गया ना। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट खराब रहेगा तो तुम डेवलपमेंट करके क्या करोगे?
तो ये सब रीज़न है वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नीडेड। ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स पढ़ाए हैं, दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द रीजन वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इकोनॉमी जो डेवलप हो रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर? पहला, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलप हो रहा है उतना तेज़ी से नेचुरल रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहा है ना। पहले इंडिया में लार्ज पार्ट जो था फॉरेस्ट से कवर था। अभी अगर तुम इंडिया का मैप देखोगे तो उतना ज़्यादा फॉरेस्ट तुमको नज़र, अरे इंडिया को छोड़ना है, अपना मोहल्ला को ले लो, चलो तोपसिया। अगर कोई पुराना यहाँ पे रह रहा है वो अपने फादर से पूछे, पापा 30 साल 40 साल पहले जैसे यहाँ पे या क्या वैसे ही था? उस वक्त जगह जगह में पॉन्ड था, पेड़ था, है ना, गार्डन था, बट डेवलपमेंट के नाम पे अभी एक तो हम लोग का 56 तालाब बच गया है बस, बाकी सब गायब। वहाँ पर भी खड़ा रहेगा आदमी तो बदबू से मर जाएगा, है ना। गार्डन पेड़ तो गायब ही हो गया। तो देखो डेवलपमेंट तो हुआ है, ऐसा नहीं है डेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बट इस डेवलपमेंट के चक्कर में अपना नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया है? पूरा खत्म हो गया, पूरा डिप्लीट हो गया। तो पहला इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट का पड़ता है वो क्या पड़ता है? नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं। दूसरा है वाटर पॉल्यूशन। जब डेवलपमेंट होता है तो नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर पॉल्यूशन भी पॉल्यूट हो जाता है। दिल्ली में, हम दिल्ली जब गए थे एक बार घूमने के लिए, तो पुल बना हुआ था, पुल के नीचे से एक खाल जा रहा था, जैसे अपना खाल कैसे तोपसिया वैसे खाल जा रहा था। वो लगा होगा कोई खाल होगा अपना मोहल्ला में, अपना तोपसिया में। तो मेरा फ्रेंड बोला वो खाल थोड़ी है, वो यमुना नदी है। यमुना नदी मतलब वो यमुना नदी हम लोग का तोपसिया का खाल का तरह है। एक टाइम में क्या वैसे ही था, एकदम साफ था, पवित्र। वो तो वर्शिप वाला रिवर है ना, उसको हिंदूज लोग जो है वर्शिप करते हैं वो रिवर को, बहुत साफ सुथरा था। लेकिन आज डेवलपमेंट के नाम पे क्या हाल हुआ है उस रिवर का, देखो खाल लगने लगा है। वो नदी का नाम तो हटा देना चाहिए उससे। कैसे हुआ ये सब? वाटर पोल्यूशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में इंडस्ट्रीज खुला, इंडस्ट्रीज का सब वेस्ट चला जा रहा है यमुना नदी में। बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रहा है, ये सब का वेस्ट चले जा रहा है यमुना नदी में। अब इतना जो वेस्ट किया यमुना नदी में कन्वर्ट हो गया खाल में, है ना, पूरा बेकार हो गया। तीसरा है एयर पोल्यूशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एयर पोल्यूशन भी होता है। तुम जितना ज़्यादा, पहले देखो कार तो छोड़ दो, बाइक भी सब किसी के पास नहीं रहता था। हम लोग यूज़ करते थे साइकिल, बस, ऑटो। अब क्या हो गया, हर घर में बाइक तो रहना ही रहना है, कार भी रहने लगा है ना। तो कार रहने की वजह से क्या हुआ है, जितना ज़्यादा कार उतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन, जितना ज़्यादा बाइक उतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन, है ना। डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल सड़क पे उतर रहा है, साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। और सिर्फ गाड़ी से नहीं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहा है, इंडस्ट्री ज़्यादा हो गया। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल इंक्रीज़ हो रहा है, तुमको हर चीज़ के लिए, यहाँ तक का तुमको पता है जो तुम ईमेल भेजते हो उसमें भी कार्बन एमिशन होता है। हम लोग सोचते हैं ये पूरा तरह से इन्वायरमेंटली सेफ है, नहीं। जो तुम कंप्यूटर यूज़ करते हो उसमें भी कार्बन एमिशन होता है। तो ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है इससे एयर भी पॉल्यूट हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी तेज़ी से हो रहा है। सॉलिड एंड हैज़र्डस वेस्ट, तो सिर्फ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन नहीं, लैंड पोल्यूशन भी तो होता है। बहुत सारा सॉलिड वेस्ट, तुम चले जाओ सुबह सुबह उठकर, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है चौभागा की तरफ, लेदर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, एक पहाड़ बना हुआ तुमको मिलेगा। पहाड़ एकदम, वो दूर से देख के लगता है पहाड़। और हम लोग पहाड़ सोच के एक बार सामने चले भी गए थे, 11-12 में थे ना, तो सब फ्रेंड लोग नए नए बाइक लिया था, हम लोग जाते थे सैटरडे संडे घूमने थोड़ा दूर दूर जगह। तो लोग पहाड़ पहाड़, चल वहाँ जाके फ़ोटो खिंचाएंगे। जब सामने गई ना, देख रहे कचड़ा का पूरा ढेर है वो। तो ये सब क्या डेवलपमेंट का नतीजा है,
डेवलपमेंट का ये सब क्या है, नतीजा है कि सॉलिड एंड हैजर्डस वेस्ट, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, मेडिकल वेस्ट हो गया, ये सब और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। सॉइल इरोजन भी होता है ना। तुम प्लांट्स को काट रहे हो, प्लांट्स को काटने से क्या हो रहा है, सॉइल, प्लांट्स क्या करता है, अपने रूट से सॉइल को बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है। जब पेड़ नहीं रहेगा तो मिट्टी तो ईजी से इरोड हो जाएगा, सॉइल ईजिली इरोड हो जाएगा, है ना। तो डेवलपमेंट की वजह से डिफॉरेस्टेशन भी होता है, और ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन भी हो रहा है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स तेजी से यूज हो रहा है। क्यों? पहले क्या था, एक साल में एक फसल उगेगा, अभी पॉपुलेशन का प्रेशर इतना बढ़ गया, एक साल में 3-3 फसल उगाया जा रहा है। अब तुम एक साल में जब 3 फसल उगाओगे तो केमिकल तो यूज करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स तो यूज करना पड़ेगा। तो ये सब पेस्टिसाइड्स क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है एनवायरनमेंट को। यही सब पेस्टिसाइड्स सॉइल में सीप इन करके ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है, यही सब पेस्टिसाइड्स एयर में मिक्स होकर हम लोग इसको इनहेल कर लेते हैं, यही सब पेस्टिसाइड्स वाटर में फ्लो होकर रिवर में चला जाता है और हम लोगों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पहले देखते होगे तुम लोग छोटे में बहुत सारा चिड़िया कौवा नज़र आता था, अभी देखते हो उतना नज़र आता है? पहले हम लोग खिड़की में बैठते थे, हम लोग के घर के अंदर चिड़िया घोंसला बना लेता था, बिल्डिंग में कबूतर घोंसला बना लेता था, अभी है उन लोग? क्यों? क्योंकि इतना तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है, एनवायरनमेंट को इतना तेज़ी से नुकसान पहुंचा है कि बायोडाइवर्सिटी लूज़ हुआ है बहुत। तुमको चिड़िया देखने को नहीं मिल रहा है, तुमको बहुत सारा, पहले बरसात के मौसम में ग्रास हॉपर, अलग अलग तुमको कीड़ा मकोड़ा देखने को मिलता था, बटरफ्लाई, ऑटम के सीज़न में ये सब अब नज़र आता है। बटरफ्लाई तो देखते हुए ज़माना हो गया है ना, पहले आता था अब नहीं आता। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके बायोडाइवर्सिटी लूज़ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डेवलपमेंट का है। डेवलपमेंट जितना ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि एवरेज टेम्परेचर जो तुम्हारा इन्वायरमेंट का है वो राइज हो जा रहा है, धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट वार्म होते जा रहा है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये चीज़ हम लोग सब फील कर सकते हैं। ये साल का गर्मी कैसा था? बहुत ज़्यादा था, आने वाला टाइम में और ज़्यादा गर्मी होने वाला है, इससे भी भयानक गर्मी होने वाला है। ऐसा गर्मी था कि आदमी पंखा में भी नहीं रह पा रहा है, एसी चाहिए। अब आने वाला हो सकता है 10, 15, 20 साल में ऐसा हो जाए कि एसी में भी गर्मी लगे, है ना। पहले क्या था, आज से 30 साल 40 साल पहले सबके घर में पंखा नहीं रहता था, बिना पंखा का ही भी आदमी रह रहा था। क्यों? क्योंकि उस तरह का ग्लोबल वार्मिंग नहीं था। अभी क्या हुआ है, पंखा में तो कोई काम का ही नहीं है, पंखा ठंडा के लिए, ठंडा में पंखा चलता है, गर्मी में पंखा काम नहीं करता है। वाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया? तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है वो क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसेस को, सन का लाइट को, हीट को ट्रैप कर लेता है, एस्केप होने नहीं देता है, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या प्रॉब्लम पहुंचाया है? ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है या होने वाला है, देख लेते हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से ग्लेशियर क्या हो रहा है? मेल्ट हो जा रहा है, ठीक है। और ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का हम लोगों के लिए, फ्रेश वाटर। गंगा रिवर में कहाँ से आता है पानी? गंगोत्री ग्लेशियर से। समझ में आया? तो जो तेजी से ग्लेशियर पिघलना चालू हुआ है कि किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग से। टेम्परेचर राइज हो रहा है, अंटार्कटिका का बहुत सारा बर्फ वाला एरिया है, मेल्टिंग स्टार्ट हो गया वहाँ पे।
ग्लोबल वार्मिंग जो है सी लेवल को राइज कर देगा। देखो, जब ग्लेशियर्स या आइस जो है वो तेज़ी से मेल्ट होना चालू होगा तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा ना। वाटर लेवल बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरिया आसपास का है वो सब परमानेंटली डूब जाएगा। प्रिडिक्शन किया गया है कि आने वाला कुछ साल में इंडिया का बहुत सारा पार्ट जो है वो अंडर दी वाटर सबमर्ज्ड हो जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा कोस्टल एरिया का। अब इससे क्या होता है, कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों का लाइफ में मुसीबत आएगा, उन लोगों का सेटलमेंट, उन लोग को रीसेटल करना पड़ेगा, वो लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ जो उन लोग काम कर रहे हैं फिशिंग के एंड ऑल का, वो उन लोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वो पहले देखो क्या था, तुम लोग शायद नोटिस किए होगे कि नहीं, हम तो देखते थे बचपन में, पहले हम लोग देखते थे विंटर से सीजन से पहले बर्ड्स जो है ग्रुप में उड़ता था, एकदम एरो बना हुआ शेप में, देखते थे बचपन में, एरो बना हुआ है तो लंबा में, या तीर बना हुआ है, और वैसे सब लाइन से एकदम उड़ के जाता था, है ना। इसको बोलते हैं माइग्रेशन। बर्ड्स लोग क्या करता था, एक जगह से दूसरा जगह माइग्रेट करता था सीजन्स के हिसाब से। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समझ ही में नहीं आता कौन क्या सीज़न चल रहा है। ठंडा में भी गर्मी लग रहा है, गर्मी में भी गर्मी लग रहा है, ठंडा में बरसात हो जा रहा है, गर्मी में बरसात ही नहीं हो रहा है, बरसात का मौसम में कभी बहुत ज़्यादा बरसात हो जा रहा है, कभी बरसात ही नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वेदर का पैटर्न, क्लाइमेट का पैटर्न चेंज हो रहा है, इससे बायोडाइवर्सिटी में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है ना। अभी देखो विंटर क्या ना, अभी हम लोग का मानसून सीजन चल रहा है, क्या पानी उतना गिर रहा है जैसे गिरना चाहिए? नहीं गिर रहा है। ठीक है, इससे तुम्हारा फूड सिक्योरिटी में भी इम्पैक्ट पड़ता है। देखते हो टमाटर का दाम कितना महंगा हो गया, क्यों? फ्लड आया, जो एरिया में कल्टीवेशन होता था पूरा टमाटर गायब, खराब हो गया। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, रेट भागते जा रहा है, कभी यहाँ फ्लड आ जाता है, कभी वहाँ फ्लड आ जाता है, समझ में आ रहा है? तो ये सब प्रॉब्लम्स है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। चलो अब वो लोग पढ़ेंगे सर कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिसोर्सेस एंड एनवायरनमेंट के ऊपर क्या कॉज हो रहा है। कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन और इकोनॉमिक रिसोर्स डिग्रेडेशन का क्या कॉजेज है? सबसे पहला कॉजेज है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज बन रहा है उतना ज़्यादा लैंड चाहिए तो फॉरेस्ट को काटेंगे, रॉ मटेरियल चाहिए तो फॉरेस्ट को काटेंगे, समझ में आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो रोड बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। दूसरा अर्बनाइजेशन। अब देखो गांव रहा ही कहाँ, सब शहर बन जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन के वजह से क्या हो रहा है, देखो लोग जो है तेज़ी से शहर की तरफ आ रहे हैं। अब शहर का तो एक लिमिट है ना पॉपुलेशन को हैंडल करने का। अब वो लोग जो गांव से शहर आ रहे हैं उन लोगों के पास उतना पैसा तो नहीं है कि वो लोग एकदम जाके अपार्टमेंट में रहेंगे। वो लोग क्या किए, झोपड़पट्टी डाल दिए। अब वहाँ पे ना पानी पीने का अच्छा, ना अच्छा हाइजीनिक कंडीशन, ना अच्छा रहने का जगह। तो इससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट और ख़राब हो रहा है ना। तीसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ। तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ये बढ़ता पॉपुलेशन के लिए घर चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ऑफिसेस चाहिए, तो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा इन्वायरमेंट भी उतना ज़्यादा ख़राब होगा, है ना। सबको कार चाहिए, सबके घर में एसी लग रहा है, तो इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट तो पड़ेगा। पहले इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता था, क्यों? क्योंकि एसी नहीं था ना, होता ना। अभी जो बेचारे के घर में एसी नहीं हो तो परेशान है, क्यों? क्योंकि बाकी सब एसी लगा लिए। अगर सब मिल के एसी हटा देगा ना तो टेम्परेचर ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखो अब एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हो, हम लोग HYV सीड्स यूज़ कर रहे, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे, तो ये सबसे क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है? ये सबसे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है हम लोग के इन्वायरमेंट को। अब इसको कैसे करके ठीक किया जा सकता है? वॉट आर द स्ट्रैटेजीज
फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग अभी भी वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1, रिप्लेनिशमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो जो रिसोर्सेज ख़त्म हुआ उसको वापस से रिप्लेनिश करे। समझ में आ रहा है? वापस से रीग्रो किया जाए। अगर प्लांट्स कट गया है तो वापस से नया प्लांट्स उगाया जाए। ठीक है? इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस जनरेशन। सब जनरेशन इक्वली यूज करे अपना रिसोर्सेज को। ऐसा ना हो कि अभी हम लोग के हाथ में है तो हम लोग एकदम पूरा तबाह बर्बाद करके यूज कर दे और जो आएगा आगे वो देखा जाएगा। नहीं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट करें, कोई भी ऐसा एक्टिविटी ना करे जिसमें एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कोई अगर इकोलॉजिकल एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट है, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखे, उसको उसका नेचर को ख़राब होने ना दे। यूज़ ऑफ एफिशिएंट टेक्निक्स, बेहतर से बेहतर टेक्निक यूज़ करें जिससे कम पोल्यूशन जनरेट हो, एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचे। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो इको फ्रेंडली है, जैसे कि हम लोग सोलर एनर्जी यूज़ करें, विंड एनर्जी यूज़ करें। क्यों? क्योंकि ये सब इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी। समझ में आ रहा है? पेट्रोल डीजल की जगह एलपीजी, सीएनजी, ईवी ये सब चलाए। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग यूज़ करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है वो फार्मिंग जहाँ पे आप कोई भी केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किए बिना फार्मिंग करते हैं। ठीक है? सेटिंग एयर क्वालिटी एंड एमिशन स्टैंडर्ड, एयर क्वालिटी और एमिशन के एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, मतलब इससे ज़्यादा कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं जनरेट कर सकता, अदरवाइज उसके ऊपर फाइन लगेगा। जितना भी डेवलप कंट्री है ना, वो लोग ये सब यूज़ करता है टेक्नोलॉजी कि अगर कोई भी इंडस्ट्री ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट कर रहा है उसके ऊपर अलग से पोल्यूशन टैक्स लगा देगा। तो अब इंडस्ट्री सोचेगा भाई पोल्यूशन टैक्स देना पड़ेगा, तो भाई हम कम पोल्यूशन जनरेट कर दें। टेक्निकल डिवाइसेस टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, टेक्निकल डिवाइसेस यूज़ किया जाए जिससे एयर पोल्यूशन कम से कम हो, जैसे कि चिमनी में बहुत सारा आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस यूज़ कर दे ताकि जब एयर जो है चिमनी से बाहर जाए तो उससे जितना हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो वहीं पे रुक जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, अगर मान लो 100 आदमी है, 100 आदमी अगर एक बस में जा रहे हैं तो ठीक है, अगर 100 आदमी 100 का 100 जो है एक कार में जाएगा, अलग अलग कार में जाएगा तो 100 कार चलेगा, पोल्यूशन 100 टाइम ज़्यादा होगा। तो ये सब स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है? तो देखो इंडिया बहुत सीरियस एफर्ट डाल रहा है कि अपना, पूरा वर्ल्ड डाल रहा है कि अपना पोल्यूशन, कार्बन एमिशन को कम से कम किया जाए। एक कंट्री है जो इसमें बहुत रिमार्केबल रोल प्ले किया है, वो है भूटान। भूटान में कार्बन एमिशन नेगेटिव में है और भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखा हुआ है कि हमेशा एट एनी कॉस्ट कंट्री का मोर देन 50% एरिया हमेशा फॉरेस्ट से कवर्ड रहेगा, कभी भी वो फॉरेस्ट कट नहीं सकता है। ठीक है? तो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 में, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज में, पेरिस फ्रांस में 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2015 तक चला ये मीटिंग। इसमें एग्रीमेंट हुआ, पेरिस एग्रीमेंट में ग्लोबल एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें 196 कंट्री फर्स्ट टाइम वो लोग बोला कि हम लोग अपना ग्रीन हाउस गैस को कम करने का कोशिश करेंगे। और ये लोग टारगेट रखा कि हम लोग, इंडिया एक टारगेट रखा कि 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है? उसी तरह बहुत सारा कंट्रीज़ लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट किया कि हाँ हम लोग सब मिल के अपना ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम करेंगे। ठीक है? तो इसको पढ़ लेना है, पेरिस क्लाइमेट चेंज नोट्स में आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में। ठीक है? तो ये चैप्टर में इतना ही है और कुछ नहीं है। वीडियो ऑफ करें।